जीवन की धारा भी किसी नदी की तरह होती है, हमेशा एक ही दिशा में बहती है, लेकिन एक सी गति से नहीं। बीच में पहाड़ों को पार करना होता है, चट्टानों को काटना होता है, मैदान में धैर्य रखना होता है, तब कहीं जाकर सागर से मिलना होता है। ठीक ऐसा ही तो जीवन है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से चलता हुआ, लेकिन एक ही दिशा में। क्या कभी इसकी दिशा को मोड़ा जा सकता है? समीर आजकल ऐसा ही कुछ तो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इसके लिए अधीश की सहायता चाहता है। क्या अधीश उसकी सहायता करेगा? वो लड़की भी क्या इसी काम के लिए समीर के जीवन में आई है? समीर अवाक सा खड़ा अपने सामने शताक्षी को देख रहा था। ये मुझे भैया क्यों बुला रही है? उसने सोचा। शताक्षी बोली, हाँ भैया, मैं आपकी छोटी बहन हूं, साक्षी। समीर ने कहा, लेकिन तुम तो शताक्षी हो ना, फिर मेरी बहन कैसे? मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है। शताक्षी बोली, हाँ भैया, मैं ही शताक्षी हूं। जिस दिन सोमसेन ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया था, मैं किसी तरह जिंदा बच गई थी। समीर ने कहा, लेकिन सोमसेन ने तो मेरे पूरे परिवार को मेरी आंखों के सामने ही जिंदा जला दिया था। शताक्षी बोली, आपको पिताजी ने एक बक्से में छिपा दिया था, याद है? समीर को याद आया। हाँ, पिताजी ने खतरे की आहट पाते ही मुझे एक लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया था। तभी सोमसेन के आदमी घर में घुस आए थे, और उसके बाद मुझे बस इतना ही याद है कि भयंकर आग लग गई थी और मैं बक्से में ही बेहोश हो गया था। शताक्षी बोली, आपको लगा उस आग में मां, पिताजी और पवन भैया के साथ मैं भी जल मरी, लेकिन ऐसा नहीं है। आग जलाकर सोमसेन जब जाने लगा तो मैं रो पड़ी और बेहोश हो गई। उसके हटते ही उसका एक साथी मुझे छिपा के अपने साथ ले गया और अपनी पत्नी को मुझे संभालने के लिए दे दिया। उनके कोई बच्चे नहीं थे। उन दोनों ने मिलकर कई दिन तक मेरा इलाज किया। मैं उन दोनों को ही माँ बाबा कहने लगी। उन्होंने भी मेरा नाम बदल दिया। फिर कुछ साल बाद सोमसेन को इस बात की भनक लग गई, तो उसने माँ बाबा को भी, लेकिन उसके पहले ही बाबा ने उनकी एक दूर की रिश्तेदार को मुझे सौंप दिया। माँ बाबा को सोमसेन ने मार डाला और मेरी खोज में लोग चारों दिशाओं में दौड़ा दिए। तब तक मैं 12 साल की हो चुकी थी। बुढ़िया मौसी मुझे छिपाकर चंपावती तक ले गई। वहां कई दिन तक मेरी देखभाल की, मेरी शिक्षा पूरी करवाई और फिर वहां से मुझे भाग्य लक्ष्मी के राज्य में भेज दिया। समीर ने पूछा, लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? शताक्षी थोड़ा मुस्कुराकर बोली, मैं अपने भाई को कैसे नहीं पहचानती? फिर हमारी माँ का बनाया हुआ ये ताबीज आपके गले में था, एक मेरे पास भी है। शताक्षी ने अपने लबादे को खोलकर बाह में बंधा हुआ एक ताबीज दिखाया। उसे देखते ही समीर को विश्वास हो गया कि ये उसकी बहन साक्षी ही है। समीर ने आगे बढ़कर शताक्षी को गले लगा लिया और फिर वे दोनों काफी देर तक रोते रहे। जब उनका मन कुछ हल्का हुआ तो समीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं किसी तरह बच गया था और यहां से भागकर जलनगर चला गया। अब लौटा हूं तो कोई मुझे पहचानता नहीं है, सोमसेन भी नहीं, लेकिन मैं उसे पहचानता हूं और जब तक इस दुनिया से उसकी पहचान मिटा न दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। कहते कहते उसकी आंखों में आग सी जलने लगी। शताक्षी की आंखों में भी वैसी ही ज्वाला थी। वो बोली, हाँ भैया, इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं, लेकिन अभी मुझे यहां से जाना होगा। कोई इस तरह मुझे आपके साथ देख लेगा तो कहीं सोमसेन तक ये खबर ना पहुंच जाए। समीर ने उसे विदा करते हुए कहा, ठीक है बहन, अपना ध्यान रखना। शताक्षी बोली, मैं किसी दिन मौका पाते ही फिर आपसे मिलने आऊंगी और हम मिलकर योजना बनाएंगे कि आगे क्या करना है। इतना कहकर शताक्षी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई वहां से चली गई और समीर के मन में हजारों सवाल छोड़ गई। अधीश निश्चिंत होकर सो रहा था। उसे ना तो ये याद था कि उसने समीर से वादा किया है कि सोमसेन से बदला लेने के लिए उसका साथ देगा, ना ही इस बात की खबर थी कि शताक्षी उसके पीठ पीछे क्या कर रही है और उसका अधीश के साथ आने का मकसद क्या है। वो तो नया मंत्र सिद्ध करने के चक्कर में यह भी भूल गया था कि उसका परिवार भी है जो उसे याद करता है। वो उस बुरे सपने को भी भूल गया था जो उसने अपने बच्चों के बारे में देखा था। उसे बस एक ही चीज याद थी और उसी की धुन दिमाग में बंधी हुई थी। वो थी विषैली बर्फ। अगले दिन जब वो नहा धोकर आया और आईने में अपना चेहरा देखा तो चौंक पड़ा। हे ईश्वर,
ये मेरी आंखों को क्या हुआ? उसकी आंखों की काली पुतलियों के इर्द गिर्द एक पीला सुनहरा सा घेरा बन गया था। उसने ध्यान से देखा तो पूरी पुतली ही सुनहरी सी चमकने लगी। आंखें पल भर के लिए तो किसी शैतान की आंखें जैसी लगी। अधीश घबरा कर पीछे हट गया और कुछ देर आंखें बंद कर ईश्वर का ध्यान करता रहा। फिर उसने आंखें खोली तो वो सामान्य था। पुतलियां पहले की तरह ही काली थीं। वो घेरा गायब हो चुका था। मुझे जल्द से जल्द आचार्य कश्यप से इस बारे में बात करनी होगी, या शायद गुरु सूर्यभान से। लेकिन इस समय वे न जाने कहां होंगे और कैसे होंगे। 1 साल होने को आया और मंदार से अभी तक कोई खबर नहीं आई। यही सब सोचता हुआ वो कमरे से बाहर निकला और आचार्य कश्यप से मिलने उनके कमरे में पहुंच गया। आचार्य बैठे हुए थे और किसी ग्रंथ का पाठ कर रहे थे। कमरे के दरवाजे पर अधीश को खड़ा देखकर बोले, आओ आओ अधीश बेटे, कल तुम बहुत देर से आए थे। मैं तुम्हें बधाई देने आना चाहता था। बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे, खूब तरक्की करो। अधीश ने उनके पैर छू लिए तो बूढ़े आचार्य ने उन पर आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। अधीश का मन गदगद हो गया। कोई तो है मेरा अपना इस दूर देश में भी, उसने सोचा। आचार्य ने उसे बैठने के लिए आसन दिया और बोले, मुझे लग रहा है कि तुम कुछ परेशान हो, कोई बात है क्या? अधीश ने हां में सर हिलाया। आचार्य ने ग्रंथ बंद करके एक ओर रख दिया और अधीश से कहा, मुझे बताओ क्या परेशानी है, मैं हल करने की कोशिश करूंगा। जवाब में अधीश ने सुबह वाली पूरी घटना बताई। आचार्य जी, मुझे डर लग रहा है, ये क्यों हुआ मेरे साथ? और ये देखिए, मेरी उंगली भी पूरी तरह पीली पड़ चुकी है। उसने अपनी हथेली आचार्य के सामने फैला दी। आचार्य कश्यप कुछ देर अधीश की हथेली और उसकी आंखों को देखते रहे, फिर बोले, अधीश बेटे, तुम आगे बढ़ रहे हो, तरक्की कर रहे हो। थोड़े कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे और थोड़ा खुद को संयमित भी रखना होगा। आगे और भी कई बदलाव आएंगे, काली शक्तियां अपनी ओर खींचेंगी, लेकिन हमेशा अपना लक्ष्य याद रखना और अपने दिल की सुनना। आचार्य कश्यप से बात करके अधीश को कुछ अच्छा लगा, लेकिन सुबह अपनी आंखें देखकर वो सच में डर गया था। फिर भी खुद को समझाकर वो बलवीर के यहां चल दिया। आज उसे कुछ जरूरी औषधियां बनानी थी। शाम का समय था। तरंगम के मुख्य बाजार में 2 हम उम्र लड़कियां बातचीत करते हुए जा रही थीं। उनकी बातचीत का विषय भी अधीश ही था। पहली ने कहा, तुझे पता है, यहां जिस मांत्रिक अधीश की इतनी चर्चा हो रही है, वो अभी कुछ दिन पहले ही नगर में आया है। दूसरी नाम सुनकर कुछ चौंकी। क्या कहा तुमने? अधीश? मैं तो इस नाम के एक बहुत ही योग्य मांत्रिक को पहले से जानती हूं। क्या तुम्हें पता है वो कहां रहता है? पहली ने जवाब दिया, हाँ, पिताजी के एक मित्र हैं, मांत्रिक बटुक। आजकल अधीश जी उन्हीं के घर में ठहरे हुए हैं। अच्छा ये बताओ, यदि ये वही मांत्रिक अधीश हुए तो, जिन्हें तू जानती है, तो क्या तू मेरा परिचय उनसे कराएगी? पहली बहुत उत्साहित थी। दूसरी ने उसके उत्साह पर पानी डालते हुए कहा, मैं जिस अधीश को जानती हूं, वे तो बहुत ही संकोची स्वभाव वाले हैं और जितनी जरूरत हो बस उतनी ही बात करते हैं। तो तुमसे परिचय हो भी जाए तो शायद ही कोई बात करें। पहली ने मुस्कुराकर उसे छेड़ते हुए कहा, ये कहो ना कि तुम चाहती ही नहीं कि वे मुझसे मिलें। अच्छा बताओ ना कैसे दिखते हैं? दूसरी उसकी बात सुन कुछ लजाते हुए बोली, देख, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही मैंने उन्हें कभी इतने ध्यान से देखा है कि उनका चेहरा याद रहे। पहली बोली, अच्छा चल, बटुक काका के यहां चलकर पता लगाते हैं कि वही है या नहीं। दूसरी ने पहले मना किया, लेकिन पहली का उत्साह देखकर उसके साथ हो गई। बटुक के यहां पहुंचने पर लीमा ने ही उनका सबसे पहले स्वागत किया, जैसे वो हर नए आने वाले अतिथि का करती थी। लेकिन तभी एक सेवक ने उन्हें देख लिया और लीमा को रोक दिया। फिर लड़कियों से पूछा, आप तो निमेश जी के परिवार से हैं ना? यहां किसी से मिलने आई हैं? हाँ, बटुक काका घर में है क्या? पहली बोली। उसकी आवाज से ही उसका उत्साह झलक रहा था। सेवक ने उत्तर दिया, नहीं, बटुक जी तो नहीं है। आपको जरूरी काम हो तो मुझे बता दीजिए। लड़की बोली, वास्तव में मुझे आपके मेहमान अधीश जी से मिलना था। सेवक ने 2 पल सोचा और फिर कहा, यहां तो कोई अधीश जी नहीं है, आप शायद गलत जगह आ गई हैं। दरअसल वो सोच रहा था कि इन दोनों को अधीश से कोई जरूरी काम तो हो ही नहीं सकता,
बेकार में ही उनके अभ्यास में बाधा डालेंगी। बस इसीलिए उसने साफ साफ झूठ बोल दिया। दोनों निराश होकर बाहर निकल ही रही थी कि उन्हें सामने से अधीश आता हुआ दिखाई दिया। वो सर झुकाए चला आ रहा था। उसने सामने से आती लड़कियों पर ध्यान भी नहीं दिया, वो तो किसी और ही धुन में था। अधीश, दूसरी लड़की ने जोर से चिल्लाकर कहा। वो उसे देखकर बहुत खुश थी। अधीश एकदम चौंक पड़ा। सामने देखा तो उसे और भी आश्चर्य हुआ। ईला, तुम यहां कैसे? आओ भीतर चलो, बैठकर बातचीत करते हैं। भीतर वही सेवक था। अधीश के साथ उन दोनों को वापस आया देखकर वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन जब उनमें से किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया तो धीरे से वहां से खिसक लिया। वो डर रहा था कि कहीं वे अधीश से शिकायत ना कर दें, लेकिन ईला को तो अब कुछ याद ही नहीं था। यहां अधीश को देखकर वो बहुत प्रसन्न थी। अधीश, इससे मिलो, यह है मेरी चचेरी बहन मेधा। अधीश ने सर हिलाकर उसका अभिवादन किया, फिर ईला से पूछा, अब बताओ तुम यहां कैसे? तुम्हारा घर तो जहां तक मुझे याद है जलनगर में है ना? ईला हमेशा की तरह चहकते हुए बोली, मैं तो भाई तुम्हें खोजते हुए आ गई। अधीश को उसकी बात सुनकर थोड़ा संकोच सा हुआ। उसका चेहरा देखकर ईला खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अरे बताया तो, ये मेरी चचेरी बहन है और मेरे चाचा जी यहीं रहते हैं। मैं यहाँ उन्हीं के पास आई हूँ। तभी पता चला यहाँ तो किसी अधीश नाम के मांत्रिक के नाम की धूम मची हुई है, और मैं समझ गई कि हो ना हो ये तो मेरा सहपाठी और मित्र अधीश ही हो सकता है। ईला बिना किसी को मौका दिए बोलती ही चली जा रही थी, जैसी कि उसकी आदत थी, और मेधा बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। बस बीच बीच में नजर उठाकर अधीश को देख लेती थी, जो खुद भी चुपचाप बैठा हुआ ईला की अंतहीन बातें सुने जा रहा था। तभी ईला ने बातों ही बातों में एक प्राचीन साम्राज्य का जिक्र किया। अधीश के कान खड़े हो गए। अब उसने ईला से सवाल पूछने शुरू कर दिए और सब कुछ जानकर मन ही मन एक निश्चय किया। उधर चंद्रिका से अमृत ने बात कर ली थी। सकुचाए हुए उसने विश्वा की सावधान रहने की आदत के बारे में बताते हुए उनका फैसला भी बता दिया था। तुम बुरा मत मानना चंद्रिका, लेकिन पिताजी ने इतने धोखे खाए हैं कि सहज ही वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाते। और तुम तो जानती हो, बच्चे तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। लेकिन मैं मजबूर हूं, पिताजी की बात टाल नहीं सकती। चंद्रिका ये सुनकर परेशान तो हुई, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लिया और अमृत से बोली, आप चिंता न करें, मुझे बुरा नहीं लगा, और बच्चे तो 2-3 दिन में ही मुझे भूल जाएंगे। मैं कल सुबह ही माई को लेकर यहां से चली जाऊंगी। अमृत भी यही सोच रही थी, लेकिन अगले दिन जब वो सवेरे सवेरे बाहर आई तो उसने देखा विश्वा और चंद्रिका गोल कमरे में बैठे हुए हैं। विश्वा जी मुस्कुराकर चंद्रिका से बात कर रहे हैं और वो उनके लिए फल छीलकर तश्तरी में रख रही है और वे एक एक टुकड़ा उठाकर खा रहे हैं। अमृत ने अपनी आंखें मलकर फिर देखा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। कल तक तो जो चंद्रिका पिताजी को फूटी आंखें नहीं सुहाती थी, आज उसी से मुस्कुराकर बात कर रहे हैं। रात भर में ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया? लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी और विश्वास से सीधे ही पूछ लेना उसे उचित नहीं लगा। जरूर कोई बात होगी, लेकिन मुझे क्या, चमत्कार हुआ हो या जादू, अब कम से कम चंद्रिका यहां से जाएगी तो नहीं। यही सब सोचते हुए अमृत वहां से चली गई। चंद्रिका अब भी हंस हंसकर विश्वा से बातचीत कर रही थी। लेकिन क्या हो गया था विश्वा को? क्या अमृत जिस चमत्कार के बारे में सोच रही थी, क्या वो सच में ही हुआ था? ईला किस प्राचीन साम्राज्य की बात कर रही थी? क्या अधीश का उससे कोई संबंध था? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।